Welcome back to my YouTube channel Tech Mechanical and Electrical। NPCL रावतभाटा और इसरो HSFC का एग्जामिनेशन बहुत जल्द आपका होने वाला है। एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया है। NPCL रावतभाटा का एडमिट का डाउनलोड भी हो गया है। इसरो HSFC का एडमिट का डाउनलोड होना बाकी है। जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करूंगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो आप लोगों का हाथ में सिर्फ 13 से 15 दिन का टाइम है, या आप बोल सकते हैं 14 से 15 दिन का टाइम है। इसके बीच आपको प्रिपरेशन करना है। देखिए अब लास्ट टाइम आ गया है, इसमें आपको ज्यादातर एमसीक्यू पढ़ना पड़ेगा। जो भी आप थ्योरी कवर कर लिए उसको रिवीजन करना पड़ेगा। नॉर्मल एमसीक्यू आप सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। नॉर्मल एमसीक्यू सीरीज आपको निमिका बुक से भी मिल जाता है, एशियन पब्लिकेशन, राज रंजीत, प्रीतम ठाकुर, सब बुक से आपको मिल जाता है। देखिए एनपीसीएल रावतभाटा का एग्जामिनेशन आईबीपीएस कंडक्ट करने वाला है। टेक्निकल पेपर पूरा निमी बेस्ड होगा। निमी का एमसीक्यू पीडीएफ से आपको पूछा जाएगा, अदरवाइज निमी का बुक से आपको पूछा जाएगा। और इसरो का एग्जामिनेशन टीसीएस कंडक्ट करने वाला है, और टीसीएस जब आपका कंडक्ट करेगा तो उसका पेपर आपका निमी बेस्ड होगा। निमी बेस्ड हमेशा इसरो का पेपर होता है, और निमी का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। निमी बुक का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। निमी बुक अगर आप किसी ने भी बहुत अच्छा से क्लियर किया, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपका सामने एग्जाम है इसरो और एनपीसीएल। इन दो एग्जाम के लिए स्पेशली मैं एमसीक्यू सीरीज चालू कर रहा हूं। आपके हाथ में 14 से 15 दिन टाइम है। इसमें मैं 5 से 6 वीडियो एमसीक्यू वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा। एक एक वीडियो में कभी 30 क्वेश्चन रहेगा, कभी 40 क्वेश्चन रहेगा। वो मेरा टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं डिस्कस करूंगा। नॉर्मल एमसीक्यू आपको अपने पास जितना भी बुक्स है उससे आपको मिल जाता है। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, मतलब 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम होता है। तो कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन करने का डिस्कस करने का मैं कोशिश कर रहा हूं आज से। देखिए मैं आप लोगों के लिए 5 से 6 क्लास प्रोवाइड करूंगा। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यू हमको पढ़ाना होता है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कास्ट आयरन का मैशनिंग करने के लिए कौन सा कूलेंट यूज होता है, या माइल्ड स्टील का मैशनिंग करने के लिए कौन सा कूलेंट यूज होता है, टैप ड्रिल कैलकुलेशन, ये सब अगर हमको पढ़ाना होता है, जो आप सभी को आता है, वो अगर नॉर्मली पढ़ाना होता है तो वो आपको एग्जाम में 100% कॉमन आ ही जाएगा। मैं 5 से 6 क्लास प्रोवाइड करूंगा जब एग्जाम होगा। इससे अगर आपका बहुत कम आपका अगर फंसेगा क्वेश्चन अगर लगेगा, तो आप लोग बोलेंगे आप जितना क्लास प्रोवाइड किए उससे क्वेश्चन आया नहीं। एक गलत बात है। अगर हमको बोलो कि आप सिर्फ इजी क्वेश्चन कराने का जो एग्जाम में आएगा, मैं 45 जो एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा वो मैं आप लोगों के लिए करा सकता हूं, लेकिन 5 क्वेश्चन उसी में तो आपका प्रॉब्लम, तो उसी के लिए मैं इस क्लास को प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए एनपीसीएल एंड इसरो स्पेशल एमसीक्यू सीरीज है। आज क्लास नंबर 1 है, इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन का आज डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ड्रिल व्हील इज यूज्ड फॉर लार्ज स्पीड रिडक्शन एंड टॉर्क ट्रांसमिशन। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ ड्रिल व्हील है जिसका उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में स्पीड और टॉर्क ट्रांसमिशन को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बेल्ट ड्रिल, ऑप्शन बी चेन ड्रिल, ऑप्शन सी रैक एंड पिनियन ड्रिल, ऑप्शन नंबर डी वर्म एंड वर्म व्हील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्म एंड वर्म व्हील। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं वर्म एंड वर्म व्हील हम लोग यूज करते हैं लार्ज स्पीड रिडक्शन पर्पस के लिए, और जब आपको 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करना होगा तब हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो पावर को हम लोग वर्म शेफ्ट से वर्म व्हील तक ट्रांसमिट करते हैं। कैसे लार्ज स्पीड रिडक्शन होता है देख लीजिए। वर्म शेफ्ट है, इसका साथ व्हील है। शेफ्ट के डायमीटर कम होता है व्हील के तुलना में, तो शेफ्ट अगर इसमें 20 बार घूमता है तो सोचो तब व्हील 1 बार घूमेगा, तो ऑटोमेटिक तो स्पीड रिडक्शन हो ही जाएगा। ओके, इसीलिए
वर्म एंड वर्म व्हील का यूज किया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में स्पीड और टॉर्क ट्रांसमिशन को कम करने के लिए और पावर को 90 डिग्री में परपेंडिकुलरली ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, वर्म एंड वर्म व्हील का इंडेक्स रेशियो कितना होता है? इंडेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 40:1 होता है। ओके, देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। वर्म एंड वर्म व्हील इज यूज्ड फॉर लार्ज स्पीड रिडक्शन एंड टॉर्क ट्रांसमिशन, जो मैं आपको बताया हूं। इट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग में यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में यूज किया जाता है एंड स्टीयरिंग सिस्टम में भी यूज किया जाता है। तो कहाँ यूज किया जाता है वर्म एंड वर्म व्हील, ये आपका क्लियर हो गया, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेंडिंग ऑफ ए रोप इज नोन एज, रस्सी का झुकना कहलाता है। मतलब जब किसी भी आपके पास रोप है, ऐसा रोप है, रोप को जब आप बेंड कर देते ऐसे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? राउंड टर्न, बाइट, लूप या नॉट। नॉट मतलब गांठ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट। ठीक है, जब हम लोग किसी भी रस्सी को बेंड कर देते, सिर्फ ऐसे बेंड कर देते हैं, उसे हम लोग बाइट कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला है? बेंडिंग ऑफ ए रोप इज नोन एज बाइट। ए बाइट इज ए बेंड इन द रोप व्हेन द लाइन कम्स बैक ऑन इटसेल्फ बट डज नॉट ओवर इटसेल्फ। देखिए कोई भी आपके पास रस्सी था, उसको हम लोग ऐसे बेंड कर दिए, वो ऑटोमेटिकली अगर आप छोड़ देते तो रस्सी आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, रस्सी को कभी भी हम लोग क्रॉस नहीं कराते, ऐसे क्रॉस नहीं कराते। अगर हम लोग क्रॉस करा देते तो इसी को हम लोग लूप कहते हैं। ठीक है, यही आपको बोला है। इट इज यूजुअली टेकन आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द रोप, मतलब इसको सेंटर से ऐसे बेंड किया जाता है। ओके, बाइट में। नेक्स्ट, लूप के बारे में मैं आपको बताया हूं कि इन लूप रोप इज क्रॉस ओवर इटसेल्फ। मतलब लूप हम लोग किसे कहते हैं? हम लोग देखो रस्सी को जब ऐसे कर देते इसे बाइट कहते हैं, और रस्सी को जब हम लोग ऐसे कर देते इसे लूप कहते हैं। मतलब देखो रस्सी का ए एंड दूसरे एंड क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है या क्रॉस कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज डिसिप्टेड। मतलब ग्राइंडिंग व्हील का सबसे कठोर बॉन्ड कौन सा है? सबसे मजबूत बंधन कौन सा है? आप जानते हैं ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड का स्ट्रेंथ हम लोग किसे डिनोट करते हैं? लेटर से डिनोट करते हैं। और बॉन्ड का स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं ग्रेड कहते हैं। ठीक है, ग्रेड को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। मतलब बॉन्ड कितना मजबूत है वो ग्रेड से पता चलता है। ग्रेड आपका 3 टाइप्स होता है, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। ओके, तो इसमें बोला है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज डिसिप्टेड। मतलब ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रेड को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, मैं आपको बताया हूं। एक आपका होता है सॉफ्ट ग्रेड, दूसरा होता है मीडियम ग्रेड, तीसरा होता है हार्ड ग्रेड। ठीक है, तो देखो ग्रेड को हम लोग लेटर से इंडिकेट करते हैं। ए से एच तक अगर लेटर है मतलब वो सॉफ्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है। अगर आई से पी तक लेटर है मतलब वो मीडियम ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील। अगर लेटर क्यू से जेड तक है मतलब वो हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील। सिर्फ लेटर से हमको पता चल जाता है ग्राइंडिंग व्हील का हार्डनेस कितना है। और हार्डनेस कौन इंडिकेट करता है? ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड इंडिकेट करता है। ओके, तो देखिए इसमें बोला बॉन्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड ए लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। तो ग्राइंडिंग व्हील का हार्डनेस या बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं? लेटर से हम लोग उसे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका हार्डेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? क्यू से जेड, मतलब जेड सबसे हार्डेस्ट हो जाएगा, तो जेड राइट आंसर हो जाएगा। बाय जेड ग्रेड ये आपका हार्डेस्ट बॉन्ड हो जाएगा ग्राइंडिंग व्हील का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सरफेस स्पीड ऑफ वेटिफाइड बॉन्ड व्हील इज। वेटिफाइड बॉन्ड व्हील की सतह की गति कितना होता है?
सरफेस स्पीड कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉन्ड कौन सा होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉन्ड मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा बॉन्ड है, विट्रीफाइड बॉन्ड है। ओके, इसका सरफेस स्पीड कितना होता है, 1990 आरपीएम, 2090 आरपीएम, 1530 आरपीएम, 2100 आरपीएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 आरपीएम, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में 1990 बार घूमता है। इसमें देखिए सरफेस स्पीड आपको दिया है कि 1990 आरपीएम होता है विट्रीफाइड बॉन्ड का। फेल्स पर क्ले मतलब फेल्स पर क्ले एंड क्वार्ट्ज आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब इस बॉन्ड को तैयार करने के लिए दो चीज यूज होता है, आप लिख लीजिए फेल्स पर क्ले एंड क्वार्ट्ज यूज होता है। इसके साथ हम लोग एब्रेसिव मटेरियल को मिक्स करते हैं, फिर हम लोग नेसेसरी शेप में उसको डालकर उसको फिर प्रेस करके ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करते हैं। इस बॉन्ड का ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करते हैं। तो इस बॉन्ड का ग्राइंडिंग व्हील के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फेल्सपर क्ले एंड क्वार्ट्ज चाहिए, उसके साथ आपको एब्रेसिव अच्छा से मिलाना पड़ेगा, फिर उसे उसके नेसेसरी शेप मतलब डाई में उसको डालना है, फिर डाल के उसे प्रेस करके ग्राइंडिंग व्हील को बनाना है। ओके, उसे हम लोग विट्रीफाइड ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राइंडर यूज टू ग्राइंड पैरेलल और टेपर्ड सिलिंड्रिकल जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्राइंडर का उपयोग समांतर या पतला बेलनाकर कार्यों को पीसने के लिए किया जाता है, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ ग्राइंडिंग है जिसे हम लोग पैरेलल या टेपर्ड सिलिंड्रिकल जॉब का ग्राइंडिंग करते हैं। किसी पैरेलल या किसी टेपर्ड सिलिंड्रिकल जॉब का हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। तो किस ग्राइंडिंग मशीन में हम लोग करते हैं, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में हम लोग करते हैं। तो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में हम लोग पैरेलल सिलेंडर का भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं और टेपर्ड सिलिंड्रिकल जॉब का भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें मिस्टेक नहीं करना है। इसमें बोला है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, इन दिस मेथड ग्राइंडिंग ऑन सिलिंड्रिकल एंड टेपर्ड सरफेस जॉब इज डन। मतलब देखिए सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग सिलिंड्रिकल जॉब में किया जाता है और टेपर्ड सिलिंड्रिकल जॉब में भी किया जाता है। ओके, इतना ही आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये पुली ऑफ 150 मिलीमीटर डायमीटर माउंटेड ऑन टू ए मोटर shaft runs at 1440 rpm. Determine the diameter of the pulley connected to a grinding wheel which runs at 2400 rpm. मतलब एक मोटर शाफ्ट पर लगी 150 मिलीमीटर व्यास की पुली 1440 आरपीएम पर चलती है। एक पीसने वाले पहिया से जुड़ी घड़ीनी की व्यास निर्धारित करें जो चलता है 2400 आरपीएम पर। मतलब इसमें देखिए अगर आपको बोला जाए तो ये आपका हो जाएगा D1, ये आपका हो जाएगा N1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा N2 और आपको निकालना है डायमीटर ऑफ द पुली कनेक्टेड टू ए ग्राइंडिंग व्हील, तो D2 आपको निकालना है। ठीक है, तो D2 आपको निकालना है। इसमें नीचे आइए सोल्यूशन देख लीजिए। डायमीटर ऑफ द फर्स्ट पुली D1 150 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ द सेकेंड पुली D2 आपको निकालना है। फर्स्ट पुली का स्पीड है N1 इज इक्वल टू 1440 आरपीएम, सेकेंड पुली का स्पीड है N2 2400 आरपीएम। तो आप जानते हैं वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, N1 D1 इज इक्वल टू N1, एक्चुअली ये होता है N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2। ठीक है, तो इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए D2 आपको निकालना है, D2 का वैल्यू आ जाएगा 90 मिलीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द सेकेंड पुली आपका हो जाएगा 90 मिलीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो आपको बोलना है N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2, क्योंकि देखिए N1 D1 आपका हो जाएगा इस तरफ और N2 D2 उस तरफ हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाईली पॉलिश्ड स्टील बॉल्स एब्रेसिव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हाईली पॉलिश्ड स्टील बॉल एब्रेसिव का यूज करते हैं फिनिशिंग के लिए।
मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ प्रोसेस है जिसमें हम लोग हाईली पॉलिश्ड स्टील बॉल एब्रेसिव का यूज करते हैं फिनिशिंग के लिए, होनिंग, लैपिंग, पॉलिशिंग या वार्निशिंग। इसमें देखिए होनिंग में हम लोग एब्रेसिव स्टिक यूज करते हैं, ये चीज आपको याद रखना। लेकिन इसमें बोला है हाईली पॉलिश स्टील बॉल एब्रेसिव, कभी नाम ही नहीं सुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्निशिंग, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वार्निशिंग इज ए प्रोसेस दैट मॉडिफाइज द फिनिश ऑफ ए सरफेस थ्रू हाईली पॉलिश स्टील बॉल्स। मतलब वार्निशिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी सरफेस का फिनिश को मॉडिफाई करता है हाईली पॉलिश्ड स्टील बॉल एब्रेसिव से। बाय हीटिंग स्टील बॉल वैलीज इन द मेटल सरफेस बिकम स्मूथ विदाउट रिमूवल ऑफ मेटल। तो देखिए किसी भी सरफेस को अगर हम लोग जूम करते तो उसका सरफेस ऐसा ऐसा होता है। इसका जो टॉप पोर्शन होता है इसे हम लोग पीक कहते हैं, और जो डाउन पोर्शन होता है इसे हम लोग वैली कहते हैं। इस पोर्शन को हम लोग वैली कहते हैं। स्क्रू थ्रेड में हम लोग इसे क्रेस्ट कहते हैं ना, और इससे हम लोग रूट कहते हैं। बट सरफेस फिनिश में अगर आप किसी भी सरफेस को जूम करके देखते तो ऐसा होता है। तो टॉप पोर्शन को पीक और डाउन पोर्शन को वैली कहते हैं। तो देखिए हम लोग वर्कपीस का सरफेस को फिनिशिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग हाईली पॉलिश स्टील बॉल एब्रेसिव का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो हाईली पॉलिश स्टील बॉल एब्रेसिव है उससे हम लोग हीट करते हैं वर्कपीस का सरफेस पर। और जब भी हम लोग हीट करते हैं तो जो भी वर्कपीस का सरफेस में वैली है, जो भी गड्ढा है, वो बिकम स्मूथ हो जाता है, धीरे धीरे स्मूथ हो जाता है। और स्मूथ हो जाता है लेकिन इससे कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसे हम लोग वार्निशिंग प्रोसेस कहते हैं। तो वार्निशिंग प्रोसेस के लिए आप लोग याद रखना हाईली पॉलिश स्टील बॉल एब्रेसिव यूज किया जाता है। और उससे हम लोग जब भी किसी भी वर्कपीस के सरफेस में हीट करते हैं तो उसके जो भी वैली पोर्शन है उसको स्मूथ बना देते हैं। और जब भी स्मूथ बनाते हैं और इससे कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता है, और जब आपका पूरा स्मूथ हो जाएगा वो सरफेस और भी आपका चमकीला होगा, फिनिश भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का विशेषता क्या है? हार्ड एंड ब्रिटल, सॉफ्ट एंड टफ, वेरी हार्ड या नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड का कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होता है कठोर एंड भंगुर। इसमें देखिए सिलिकॉन कार्बाइड, द पार्टिकल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। मतलब सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव बहुत कठोर और भंगुर होता है, ड्यू टू व्हिच इट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग मेटल विथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसीलिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करते हैं जब आपको लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले किसी भी वर्कपीस का ग्राइंडिंग करना पड़ेगा तब। ठीक है, ये चीज याद रखिए। ग्राइंडिंग का रूल आप लोगों को ये कहता है, द बॉन्ड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल। देखिए ग्राइंडिंग का रूल ये आपको कहता है जब आपको हार्ड मेटल का ग्राइंडिंग करना पड़ेगा तो ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड सॉफ्ट होगा। ओके, और जब आपको सॉफ्ट मेटल का ग्राइंडिंग करना पड़ेगा तो ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड हार्ड होना पड़ेगा। ग्राइंडिंग रूल क्या कहते हैं, जब किसी भी हार्ड मटेरियल का ग्राइंडिंग करना पड़ेगा तो बॉन्ड सॉफ्ट होना पड़ेगा, और जब किसी सॉफ्ट मटेरियल का ग्राइंडिंग करना पड़ेगा तो बॉन्ड हार्ड होना पड़ेगा। ओके, इसमें देखिए सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड एंड ब्रिटल होता है, मतलब हार्ड होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले जो भी वर्कपीस है उसका ग्राइंडिंग के लिए इसे हम लोग यूज करेंगे। इतना आपको समझ आ गया है। देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं सिलेक्ट करके लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच मेटल्स कैन बी ग्राइंडेड इन ए व्हील मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप जानते हैं टू टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग Al2O3 से लिखते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग AsIC से लिखते हैं। कभी कभी C से भी हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को डिनोट करते हैं। इसमें देखिए आपको बोला है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बने पहिया कौन सी धातु की पीसने के लिए यूज किया जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बने व्हील कौन सा मेटल का ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या ऑल ऑफ द अबव।
मतलब उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, इन सभी का जब ग्राइंडिंग करना पड़ेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, देखिए हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल आर ग्राइंडेड इन व्हील मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले धातु का या वर्कपीस का ग्राइंडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला मटेरियल्स का ग्राइंडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका होता है? हाई स्पीड स्टील का होता है, कार्बन स्टील का होता है, माइल्ड स्टील का होता है। ओके, आज जितना भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है वो सभी स्टूडेंट इसरो और एनपीसीएल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का मौका है। इसके लिए आपको टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करना है, फिर रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन पर क्लिक करना है। टेस्ट सीरीज सेक्शन पर क्लिक करने के बाद ऑल टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें 50 सेट मॉक टेस्ट सीरीज है। ओके, व्यू डेमो में जाके आप उसमें उसका डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर देखिए इसरो टेक्नीशियन बी फिटर के लिए टेस्ट सीरीज अलग है, टनर के लिए अलग है और मैशिनिस्ट के लिए अलग है। तो आप व्यू डेमो में जाके उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, फिर बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आगे जाकर देखिए ऐसा व्यू डेमो पर क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपको फ्री टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो फ्री वीकली टेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें बीआरसी के लिए, इसरो के लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, उसको भी आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। और इससे आपको बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 25 सेट इसरो के लिए, मतलब सोचिए उसमें आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा। 25 इंटू अगर आप करते हैं 80, मतलब 2000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर आप देखते हैं एक सेट में 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल 2500 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद आप जाइए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्गेनिक बॉन्डेड व्हील्स कैन विथस्टैंड, मतलब जैविक बॉन्डेड व्हील क्या क्या चीज सहन कर सकते हैं? रफ यूजेज, टू लूम यूजेज, स्मूथ यूजेज एंड हाई कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो भी जैविक बॉन्ड से बने व्हील है उसको हम रफ भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऑर्गेनिक बॉन्डेड व्हील, इट इज सच टाइप ऑफ व्हील व्हिच इज बॉन्डेड बाय एन ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज रेजिन, रबर, सिलिक और देयर सिमिलर बॉन्डिंग एजेंट। मतलब देखो ऑर्गेनिक बॉन्डेड व्हील बनाने के लिए क्या क्या चीज यूज हो सकता है? रेजिन, रबर, सिलिक या उसके सिमिलर कोई भी एजेंट यूज हो सकता है। इट इज यूज्ड फॉर रफ सरफेस फिनिश, और इसका यूज किया जाता है रफ सरफेस फिनिश बनाने के लिए वर्कपीस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट्स हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है? वी बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, रिब्ड बेल्ट। देखिए वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन होता है ट्रेपीजोडियल, ओके। सर्कुलर बेल्ट का क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर, फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए फ्लैट बेल्ट हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, फ्लैट बेल्ट का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। इट इज यूज्ड टू मॉडरेट पावर ट्रांसमिशन, मॉडरेट पावर ट्रांसमिशन के लिए इसे यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट लार्जर डिस्टेंस बिटवीन टू पुली अप टू 15 मीटर, मतलब देखिए जब पुली का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, लगभग 15 मीटर तक होता है, तब हम लोग फ्लैट बेल्ट ड्राइव यूज कर सकते हैं। ओके, फ्लैट बेल्ट ड्राइव हम लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना मीटर तक? 15 मीटर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लैट बेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समतल बेल्ट की दक्षता क्या है?
तो देखिए फ्लैट बेल्ट का एफिशिएंसी कितना होता है, 44%, अबाउट 63%, 28%, अबाउट 98%। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाउट 98%। देखिए आज का क्लास का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा पूरा वीडियो देखिए, और जो भी एमसीक्यू सीरीज एनपीसीएल और इसरो के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, हर एक वीडियो आप देखिए। जैसे इसरो के लिए टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में जाकर टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कीजिए। इसरो के लिए स्पेशली इसरो के लिए मैं डिजाइन किया हूं, 25 सेट है, हार्ड सेट में आपका 80 क्वेश्चन रहता है, 60 क्वेश्चन उसमें टेक्निकल है, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल का 20 क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी उसके साथ साथ दिया है। टोटल 25 सेट है, उसको आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बेस्ड में बनाया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संमिश्रण करके, या आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन में वो सब क्वेश्चन देखकर उसको बनाया गया है। इसरो के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जिसने भी लिया है आप जानते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, उस टेस्ट सीरीज है, अगर आप प्रैक्टिस करके जाइए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कॉमन आएगा। जो स्टूडेंट एनपीसीएल के लिए भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन है एनपीसीएल में भी, उस टेस्ट सीरीज से भी अगर आप पढ़ के जाते हैं ना, 25 सेट में आपको 60 क्वेश्चन करके टेक्निकल मिल जाएगा। ओके, तो उसमें 1500 क्वेश्चन आपको टेक्निकल का मिल जाएगा। 1500 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके 20 क्वेश्चन उसमें नॉन टेक्निकल का भी है, क्योंकि आप जानते हैं लगभग 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन का सोल्यूशन देना बनता है, क्योंकि बिना सोल्यूशन के आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर कैसे आया, इसका आंसर क्या होगा, तो ये सब आपको जानना, इसलिए सोल्यूशन भी दिया है। और देखिए एनपीसीएल का सेकेंड स्टेज एडवांस एग्जाम काफी ईजी होगा, काफी इजी होगा। निमी क्वेश्चन बैंक या निमी का पीडीएफ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट करा है। मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा प्रिलिमिनरी में ज्यादा फोकस दीजिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का अगर क्वालिफाई आप नहीं कर पाते तो सेकंड स्टेज में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको दोनों पेपर देने का एक ही साथ मौका मिलेगा, लेकिन जब आपका कॉपी चेक किया जाएगा तो पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर चेक किया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई होते तभी आपका एडवांस का पेपर चेक किया जाएगा। एडवांस में अगर आप 50 में 50 भी सही करके आते और प्रिलिमिनरी में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाता तो आपका एडवांस का पेपर देखा नहीं जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि आईबीपीएस एक नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन जनरली कंडक्ट करता है, तो उस हिसाब से देखो मैथ आपका ईजी रहेगा, प्रॉब्लम साइंस में होगा। इसलिए मैं आपको सोल्यूशन भी बता दिया हूं। एनपीसीएल जो भी स्टूडेंट है, आप देखिए, अब एनपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। प्रिलिमिनरी का भी एक प्लेलिस्ट है मेरा यूट्यूब चैनल में, और एडवांस एग्जाम के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्रिलिमिनरी के लिए लगभग 57 वीडियो है और एडवांस के लिए 47 वीडियो। इन सब वीडियोस को पहले देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर के बारे में पता चल जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो भी नया नया क्वेश्चन, उससे आपको हर पेपर से नया नया कुछ क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। वो सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए इसरो के लिए भी अगर आप तैयारी करिए तो वो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी काफी सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और इसरो के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी पेपर का वीडियो भी मेरा यूट्यूब चैनल पर है, वो सब जरूर आपको देख के जाना, क्योंकि इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग आपका 60 से 70% कॉमन आ जाता है। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाता है, नया क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको अलग से फोकस देना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी टेस्ट सीरीज मेरा ऐप पर अवेलेबल है, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 50 सेट उसमें अवेलेबल है। 50 मॉक टेस्ट सीरीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसरो के लिए अलग से टेस्ट सीरीज 25 सेट उसमें अवेलेबल है। आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं। फ्री टेस्ट भी है, वो भी आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, देखिए बोला है कि फ्लैट बेल्ट का दक्षता क्या होता है, 98% लगभग होता है। एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लैट बेल्ट इज अबाउट 98%। फ्लैट बेल्ट डाइव इज वन व्हेयर इन द विड्थ ऑफ द बेल्ट इज लार्जर देन द थिकनेस। मतलब फ्लैट बेल्ट ड्राइव वो है जहां बेल्ट की चौड़ाई मोटाई से बड़ी होती है। तो देखिए इधर तो आपको दिख रहा है ना, जो मैं आपको फिगर दिखाया था, इसका चौड़ाई इसके थिकनेस से तो ज्यादा होगा ही। ओके, इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर बेल्ट। सर्कुलर बेल्ट का क्रॉस सेक्शन का शेप कैसा होता है मैं आपको बता दिया हूं, सर्कुलर शेप का ही होगा। रेक्टेंगुलर होता है फ्लैट बेल्ट का, और ट्रेपेजोइडल होता है वी बेल्ट का।
द क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर बेल्ट इज सर्कुलर, सर्कुलर बेल्ट का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। इट इज ऑल्सो एज एंडलेस अराउंड, मतलब देखिए सर्कुलर बेल्ट को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एंडलेस अराउंड के नाम में जानते हैं, एंडलेस ड्राइव के नाम में जानते हैं, या जीरो रिंग टाइप बेल्ट के नाम में भी हम लोग जानते हैं। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। सर्कुलर बेल्ट का 3 नाम है, जीरो रिंग टाइप बेल्ट, एंडलेस ड्राइव एंड एंडलेस अराउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मेड बाय क्रॉसिंग द साइड ऑफ बाइट, निम्नलिखित में से कौन सी चीज विगत के किनारों को पार करके बनाया गया है। तो देखिए मैं आपको क्या बोला, जब आप रस्सी को बेंड करते इसे बाइट कहते हैं, और जब ऐसे आप बेंड करते हैं और दोनों एंड जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है उसे हम लोग लूप कहते हैं। तो ये आपका लूप राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसरो के लिए अगर आप तैयारी करें तो ये बाइट, लूप, बो लाइन, इन सब चीज से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए लूप इन कंट्रास्ट विथ ए बाइट, ए लूप इज ए टर्न इन द रोप व्हेन द लाइन क्रॉस ओवर ईच अदर। ये आपको समझ आ गया कि इसका 2 एंड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। व्हाइल ट्राइंग ए बो लाइन द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक ए लूप। अगर आपको बो लाइन करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको लूप करना है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको बो लाइन करना है जो इजी टू अनटाइल होता है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि किसे इजी टू अनटाइल होता है, तो बो लाइन नॉट राइट आंसर हो जाएगा। बो लाइन करने के लिए आपको लूप सबसे पहले करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे अगर हम लोग करते बेंड करते से उसे बाइट, ऐसे जब क्रॉस करते, ये आपका क्रॉसिंग पॉइंट, हम लोग ऐसे घुमा लिए एल्बो, जैसे हम लोग का कनोई है ना वैसे हम लोग घुमा लिए, इसे एल्बो कहते हैं। क्रॉस कर दिए इसे लूप कहते हैं। ये आपका स्टैंडिंग एंड है और स्टैंडिंग पार्ट है। ओके, ये आपका वर्किंग एंड है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वी बेल्ट फ्रॉम सेक्शन डी नॉमिनल टॉप विद इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी बेल्ट का जो सेक्शन डी है उसका नॉमिनल टॉप विद कितना हो जाएगा। देखिए वी बेल्ट, इसमें क्या दिया है, ZABCDE। ओके, तो इसमें देखिए वी बेल्ट का जो डी सेक्शन होता है उसका नॉमिनल टॉप विड्थ कितना होता है, 32 मिलीमीटर होता है। नॉमिनल हाइट कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर हो जाएगा। ये चार्ट आपको याद रखना है। आपको कभी भी बी सेक्शन का नॉमिनल, वी बेल्ट का नॉमिनल टॉप विड्थ निकालने के लिए आपको या कितना है वो आपको पूछा जा सकता है। अदरवाइज ए सेक्शन वी बेल्ट का नॉमिनल हाइट कितना है वो आपको बोलना है। तो ये चार्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग बेल्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन सच नहीं है। तो टाइमिंग बेल्ट को हम लोग टूथेड बेल्ट कहते हैं, TOOTHED, टूथेड बेल्ट। ओके, देखिए दे मेक टू मच नॉइज, यही आपका जो पहला पॉइंट है ये गलत दिया है, क्योंकि टाइमिंग बेल्ट जिसे हम लोग टूथेड बेल्ट कहते हैं इससे आवाज बहुत कम आता है। दे आर टूथेड बेल्ट, इसे हम लोग टूथेड बेल्ट कहते हैं। देयर इज नो स्लिप, देखो जैसे गियर का टूथ होता है, चेन का टूथ होता है, तो उसमें स्लिप बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें भी जो टूथेड बेल्ट होता है उसमें भी स्लिप नहीं होता है। द ड्राइविंग एंड ड्रिवेन शेफ्ट रिमेन अनसिंक्रोनाइज, मतलब चालक और संचालित शाफ्ट समकालिक रहते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि इससे नॉइज आता है, तो इसमें आवाज बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। ओके, देखिए टाइमिंग बेल्ट इट इज ए टूथेड बेल्ट, द टीथ आर माउंटेड ऑन इनर सरफेस ऑफ ए बेल्ट। देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, टाइमिंग बेल्ट का टूथ कहां पर होता है, बेल्ट के इनर साइड में होता है। इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन को सिंक्रोनाइज करता है। द बेल्ट इज यूज्ड फॉर नो स्लिपेज,
नो स्लिपेज के लिए बेल्ट का यूज किया जाता है। और द बेल्ट इज यूज ड्यू टू लेस नॉइज, नॉइज कम होने का कारण, आवाज कम होने का कारण इस बेल्ट का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। देखिए, द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस मोशन ऑफ द बेल्ट एंड द पुली इज नोन एज, बेल्ट और पुली की सतही गति के बीच वास्तविक अंतर को क्या कहते हैं। मतलब देखो, आपका पुली जिस स्पीड में चल रहा है और बेल्ट जिस स्पीड में चल रहा है, उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, उसके बीच के अंतर को हम लोग, ऑप्शन नंबर ए बेल्ट लेंथ, ऑप्शन नंबर बी स्लिप, ऑप्शन नंबर सी क्रिप, ऑप्शन नंबर डी बेल्ट ड्रेसिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा स्लिप। देखिए एक चीज, ये आपका सोचिए ड्राइवर पुली, ये आपका ड्रिवेन पुली, ठीक है। ये आपका बेल्ट है, इसमें शेफ्ट रहेगा, इसमें भी शेफ्ट रहेगा। तो देखो शेफ्ट क्या करता है, शेफ्ट एक्चुअली शेफ्ट में पावर आता है और शेफ्ट के साथ की से कनेक्ट होता है पुली। तो शेफ्ट घूमता है तो पुली को भी घुमाता है। पुली जिस स्पीड में घूम रहा है, अगर बेल्ट टाइट नहीं होता तो बेल्ट में क्या होता है, बेल्ट उतना स्पीड में घूम पाएगा, स्लिप हो जाता है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि देखो जिस स्पीड में घूम रहा है, बेल्ट अगर ढीला है तो क्या उतना स्पीड में नहीं घूम पाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स कहेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि पुली का जो स्पीड है और बेल्ट का जो स्पीड का जो अंतर है उसे हम लोग स्लिप कहते हैं। मतलब पुली जिस स्पीड में घूम रहा है और बेल्ट लूज होने का कारण जिस स्पीड में घूम रहा है उसके बीच के अंतर को हम लोग स्लिप कहते हैं। ओके, स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पुली एंड बेल्ट। बेल्ट और पुली के जो सरफेस स्पीड के डिफरेंस होता है उसे हम लोग स्लिप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिए। क्रीप क्या होता है, देखिए बेल्ट और पुली में कई बार आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और कई बार एक्सटेंशन हो जाता है। मतलब कभी उतार चढ़ाव जो होता है उससे क्या होता है, वैसे धीरे धीरे जब आपका बेल्ट कभी टाइट हो जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, कभी ढीला हो जाता है। इसके कारण धीरे धीरे जब गर्म होता है, गर्म होते होते बेल्ट लंबाई में बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी कंट्रैक्शन मतलब एकदम सिकुड़ जा रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी सिकुड़ जा रहा है, कभी बढ़ रहा है। इसके कारण धीरे धीरे वो बेल्ट का लेंथ बढ़ जाता है, बेल्ट का लेंथ में डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसके आकृति में चेंज होता है। इसे हम लोग क्रीप कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, क्रीप ऑकर्स इन बेल्ट ड्राइव्स ड्यू टू, मतलब बेल्ट ड्राइव में रिंगन किसके कारण होता है। पावर फ्लक्चुएशन, बिजली की उतार चढ़ाव, थिकनेस ऑफ बेल्ट, बेल्ट की मोटाई, इक्वल साइज ऑफ द पुली, पुली के आकार बराबर है। ऑप्शन नंबर डी, अनइवन एक्सटेंशन इन टाइट एंड स्लैक साइड, मतलब टाइट एंड स्लैक साइड में जो असमान विस्तार है उसके कारण, मतलब कभी एक्स्ट्रा कंट्रैक्शन हो रहा है, कभी एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके कारण क्रीप हो जाता है। मतलब वो बेल्ट में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। बेल्ट जब लंबा हो जाता है मतलब उसका शेप में परिवर्तन हो गया, उसे हम लोग क्रीप कहते हैं। इसमें देखो, इन बेल्ट ड्राइव क्रीप ऑकर्स ड्यू टू अनइवन एक्सटेंशन इन टाइट एंड स्लैक साइड, मतलब जो टाइट और स्लैक साइड है उसमें अनइवन एक्सटेंशन होता है, कभी उतार चढ़ाव जो होता है, इसके कारण आपका क्रीप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ओपन बेल्ट ड्राइव द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली इज 40 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ स्मॉलर पुली इज 30 सेंटीमीटर। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पुली इज 500 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, लार्जर पुली का डायमीटर 40 सेंटीमीटर, स्मॉलर पुली का डायमीटर 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर। अब आपको निकालने के लिए दिया है कि ओपन बेल्ट का लेंथ कितना हो जाएगा। ओपन बेल्ट ड्राइव है तो ओपन बेल्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको देखकर बता देता हूं इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए एक एक करके आप सब चीज नोट डाउन कर लीजिए।
LO मतलब लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल D मतलब डायामीटर ऑफ लार्जर पुली। फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं आप लोग को सिर्फ पढ़ाता हूं, मेरे को हर फॉर्मूला याद रख के क्या होगा, इसीलिए फॉर्मूला बहुत इजी है। जनरली आप किसी भी बुक में जो भी देखते हो फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बुक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, इजीली ओपन बेल्ट या क्रॉस बेल्ट का लेंथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल d इज इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ स्मॉलर पुली, ओके। C इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस मतलब सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुलीज, ओके। ये सब चीज आपको पता है, इन सब चीज को ए कहता है, तो आपको सिर्फ ए निकालना है, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट आपको निकालना है। बाकी देखिए कैपिटल डी का वैल्यू कितना है, 40 सेंटीमीटर है, स्मॉलर डी का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, और सेंटर डिस्टेंस पुली के बीच में कितना है, 500 सेंटीमीटर है। अब फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है LO मतलब लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट इज इक्वल टू 2C प्लस 1.57 कैपिटल D प्लस स्मॉल d प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d, इसका होल स्क्वायर, नीचे आपका अलग से हो जाता है 4C, ओके। तो C मतलब सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुली, तो इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2C मतलब 2 इंटू 500 प्लस 1.57 कैपिटल D मतलब 40, स्मॉल d मतलब 30 प्लस आपको क्या करना है, ये मैं अगर नीचे लिखता हूं तो ये आपका 40 माइनस 30 तर होल स्क्वायर, नीचे 4 इंटू C मतलब 500, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, कैलकुलेटर निकाल के ये आपका आएगा, अगर मैं इसको नीचे लिखता हूं तो ये आपका आएगा 1000 प्लस 1.57 इंटू 70 मतलब 109.9 प्लस इधर आप कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100 अपन 2000, ठीक है। तो इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए, मतलब 1/20 1/20 मतलब 0.05 आ गया है। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 109.9 प्लस 0.05। तो इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं 109.9 प्लस 1000, तो ये आपका कितना आ जाएगा टोटल, 1109.95, इतना आ जाएगा ओपन बेल्ट का लेंथ, ठीक है। देखिए क्रॉस बेल्ट का लेंथ जब आपको निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, सिर्फ इधर आपको प्लस कर देना है, इधर सिर्फ आपको क्रॉस बेल्ट के लिए प्लस कर देना है, बाकी फॉर्मूला आपका सेम है। तो देखिए इजी है ना, 2C प्लस 1.57 इंटू ब्रैकेट में कैपिटल D प्लस स्मॉल d प्लस ब्रैकेट में कैपिटल D माइनस स्मॉल d, तो स्क्वायर नीचे 4 इंटू C। तो ये आपका जो माइनस है, माइनस ओपन बेल्ट के लिए, क्रॉस बेल्ट के लिए जब भी होगा तो प्लस कर दीजिए, बाकी आपका सब सेम आ जाएगा, ओके। तो देखिए 1109.95 देख लेते हैं इसका आंसर आया है कि नहीं। तो देखो 1109.95 मतलब 1110 ही है, तो 1110 आ गया है ना। तो देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने से अच्छा जो मैं आपको लिखा दिया हूं वो आप याद रखिए। तो देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करते 1110 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं कि 1109.95
95 वही आपका हो जाता है, मतलब 1110। ये आपको समझ आ गया। तो क्रॉस बेल्ट के लिए क्या होगा, सिर्फ आपको लास्ट में कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी तक होल स्क्वायर ये आपको कर देना है। नीचे आपका 4 इंटू सी जैसे होता है वैसे आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आप लोग नंबरिंग कर लीजिए 20। इफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल इज अबव द डेटम लाइन व्हेन द मेजरिंग फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट द एरर इज, माइक्रोमीटर का बात कर रहे हैं। माइक्रोमीटर का दो मेजरिंग फेसेस क्या होता है, एक होता है एनविल और एक होता है स्पिंडल। ठीक है, दोनों मेजरिंग फेस जब कांटेक्ट में होता है तब बैरल के डेटम लाइन के साथ थिम्बल के जीरो लाइन एकदम परफेक्टली कोइंसाइड होना चाहिए। अगर होता है तो इसमें नो जीरो एरर है। ओके, अगर माइक्रोमीटर का मेजरिंग फेसेस कांटेक्ट अवस्था में है और थिम्बल का जीरो लाइन अगर डेटम लाइन का जीरो लाइन का नीचे होता है, मतलब थिम्बल का अगर सोचिए जीरो लाइन डेटम लाइन का जीरो से अगर नीचे होता है तो वो होता है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। और अगर माइक्रोमीटर का दोनों मेजरिंग फेसेस क्लोज्ड अवस्था में है, कांटेक्ट में है, तब थिम्बल का जीरो लाइन अगर बैरल के डेटम लाइन के ऊपर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, आपको बोला है कि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन का ऊपर है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, इसमें देखिए इफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल इज अबव द डेटम लाइन व्हेन द मेजरिंग फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट द एरर इज नेगेटिव जीरो एरर। ओके, क्यों हो रहा है आप देखिए, इसमें देखिए इसमें आपका जीरो होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 10 होता है, उसके बाद 15, ऐसे आपका होता है। जब माइक्रोमीटर का दो मेजरिंग फेस क्लोज अवस्था में कांटेक्ट में है तो एक्चुअली डेटम लाइन का जीरो और थिम्बल जीरो मैच होना चाहिए। उसके बाद जब हमको रीडिंग लेना होता तो हम कैसे खोलते हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे खोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी खोलते हैं तो ये आपका एक नंबर लाइन, मतलब ये आपका जीरो है ना, तो ये आपका एक नंबर लाइन पहले आ जाता है, मतलब इधर आ जाता है, फिर दूसरा लाइन आता है, फिर तीसरा लाइन, ऐसे करके तो आपका रीडिंग बढ़ता है ना। तो पहले से जब तुम देखोगे कि जीरो लाइन तुम्हारा इधर हो रहा है, मतलब उससे आगे 1 2 3 लाइन है, मतलब उतना आपका थिम्बल लाइन आगे बढ़ गया, तो इसलिए पॉजिटिव एरर है। ओके, और अगर देखो दोनों मेजरिंग फेस कांटेक्ट में है और जीरो अगर आपका ऊपर रहता है तो वो आपका तो नेगेटिव जीरो एरर ही होगा, क्योंकि रीडिंग लेते टाइम आपको क्या होना चाहिए, ऐसे एडवांस होगा। एंटी क्लॉकवाइज जब खोलेंगे तो आपका ऐसे एडवांस होगा, क्योंकि पहले से देखो उसमें घुसा हुआ है, जीरो डेटा लाइन के जीरो का ऊपर है, मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर है। इस क्वेश्चन को जितना भी बार मैं आप लोगों को समझाता हूं उतना बार आप लोग इसमें मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि एशियन पब्लिकेशन का बुक में गलत दिया है और आप लोग हर बार गलत आंसर ही करके एग्जाम में आ जाते हैं। क्लियर समझो, जैसे मैं आपको समझा दिया हूं, नहीं समझ आया फिर से वीडियो को बैक करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A left hand tool on lathe cuts most efficiently when tool travels। एक लेफ्ट हैंड टूल लेद मशीन में बहुत अच्छे तरह से काट सकते हैं अगर हम लोग टूल को किस साइड से किस साइड के मूव करते हैं तब। ठीक है, अगर हम लोग टूल को लेद के लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरह मूव करते हैं तब वो अच्छे से काट पाएगा, या लेद मशीन के राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो अच्छा से कट पाएगा, या अक्रॉस बेड या
बेड के परपेंडिकुलर अगर हम मूव करते हैं तो अच्छा से काट पाएगा लेफ्ट हैंड टूल, या एंगुलर पोजीशन, या टूल को अगर हम लोग एंगुलर पोजीशन में ट्रेवल करते हैं तो अच्छा से काट पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका लेद बेड है, ये आपका हेड स्टॉक है, ये आपका टेल स्टॉक है। जब आपका टूल लेफ्ट हैंड, जब आपका टूल लेफ्ट हैंड, तो वो अगर उससे अगर आपको अच्छा से टर्निंग करना है तो टूल को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपके पास राइट हैंड टूल है, इससे अगर आपको अच्छे से कटिंग करना है तो टूल को राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है या ट्रेवल करना है। ओके, ये आपको समझ आ गया। इसमें देखिए, ये लेफ्ट हैंड टूल ऑन ए लेथ कट मोस्ट एफिशिएंटली व्हेन टूल ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट एंड ऑफ द लेथ बेड, दैट इज फ्रॉम स्पिंडल टू टेल स्टॉक। तो देखो ये आपका हेड स्टॉक का स्पिंडल होता है, मतलब अगर टूल को हम लोग हेड स्टॉक स्पिंडल से टेल स्टॉक का तरफ मूव करते हैं तो बहुत अच्छे से मोस्ट एफिशिएंटली लेफ्ट हैंड कटिंग टूल मेटल काट सकते हैं। इट इज मोर स्टेबल एट हाई वेलोसिटी एंड पावर कटिंग ऑपरेशन विथ ए रिजिड सेटअप, मतलब एक रिजिड सेटअप, बहुत ही मजबूत सेटअप के साथ हायर वेलोसिटी में भी ये बहुत स्टेबल रहता है और पावर कटिंग इससे हम लोग कर सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट हैंड टूल को हम लोग किस साइड से किस साइड की तरफ अगर ट्रेवल करते हैं तो बहुत एफिशिएंटली काट सकता है। देखिए, कुछ अलग क्वेश्चन में आप लोग को हमेशा डिस्कस करने का कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए, तो क्लास आप फॉलो कीजिए, क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टेलीस्कोपिक गेज इज यूज्ड फॉर व्हाट? टेलीस्कोपिक गेज किस लिए यूज किया जाता है? बिग इंटरनल डायमीटर ऑफ होल चेकिंग करने के लिए, मतलब टेलीस्कोपिक गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग बिग इंटरनल डायमीटर ऑफ होल। देखिए, इंटरनल डायमीटर ऑफ लार्ज होल, मतलब बड़े डायमीटर का जब लार्ज होल होगा आपका, तो उसका साइज लेने के लिए, उसका साइज चेक करने के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक गेज यूज करते हैं। ओके, टेलीस्कोपिक गेज का रेंज क्या होता है? 12.7 मिलीमीटर से 152.4 मिलीमीटर। ओके, इससे अगर छोटा होल होता है, मतलब 12.7 से भी कम डायमीटर का होल होता है, तो उसका साइज लेने के लिए आपको कौन सा टूल यूज करना है? तो उसका साइज चेक करने के लिए आपको स्मॉल होल गेज यूज करना है, स्मॉल होल गेज यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब वो आपका 22 हो गया, ये आपका 23। ओके, द सरफेस ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन व्हिच द चिप फॉर्म्ड इन कटिंग ऑपरेशन स्लाइड इज कॉल्ड एज, मतलब क्या है? देखिए, जब हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कटिंग करते हैं तो जब चिप फॉर्म्ड होता है, कटिंग ऑपरेशन के जब चिप फॉर्म होता है तो कौन सा पोर्शन से वो स्लाइड होकर बाहर निकलता है? सोचिए, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये आपका वर्क पीस है, ये जो चिप्स काटता है तो कौन सा पोर्शन को स्लाइड करके वो बाहर निकलता है? फ्लैंक, हील, फेस या सैंक? तो आपको पता चल रहा है कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फेस। फेस होकर वो निकलता है चिप्स। ओके, देखिए बोला था सरफेस ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन व्हिच चिप्स फॉर्म इन कटिंग ऑपरेशन स्लाइड इज कॉल्ड एज फेस, मतलब फेस से स्लाइड होकर चिप्स आपका निकलता है। एन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ बेस एंड द फ्लैंक ऑफ द टूल इज कॉल्ड हिल। इसे में देखिए, फिगर देखिए तो आपको और अच्छा से समझ आएगा। देखिए, ये आपका बैक रेक एंगल, जिसे हम लोग टॉप रेक एंगल कहते हैं, इससे ही हम लोग फ्रंट रेक एंगल कहते हैं। ये जो आपका स्लोप है, स्लोप, और इसके जो बेस का पैरेलल लाइन है, बेस का पैरेलल लाइन है, और ये जो आपका स्लोप है, इसका बीच जो एंगल होता है, इसे बैक रेक एंगल या टॉप रेक एंगल या फ्रंट रेक एंगल हम लोग इसे कहते हैं। इस पोर्शन को हम लोग फेस कहते हैं।
तो चिप्स देखो जब ये आपका वापिस रहेगा, चिप्स जब निकलेगा तो ऐसे फेस होकर ही तो स्लाइड होकर निकलेगा। ओके, फिर ये देखो आपका शैंक होता है। ओके, ये देखो तुम्हारा फ्लैंक होता है, इस पोर्शन को हील कहते हैं। और ये जो एंगल तुम्हारा होता है, इस एंगल को हम लोग लीप एंगल कहते हैं। और ये देखो फ्रंट क्लियरेंस एंगल है, मतलब देखो ये जो स्लोप है और ये जो आपका टूल है, टूल के अगर परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल होता है इसे हम लोग फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो जब कटिंग ऑपरेशन होता है तो चिप्स फेस होकर ही निकलता है। ओके, ये आपको समझ आ गया है। और देखो शैंक इज द मेन बॉडी ऑफ द टूल, टूल का मेन बॉडी शैंक होता है और शैंक इज ऑलवेज हेल्ड इन द होल्डर, और शैंक हमेशा टूल होल्डर में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द हार्डनेस ऑफ कार्बन टूल स्टील इज इंक्रीज्ड व्हेन एलॉयड विथ। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि हम स्टील के साथ और क्या मिलाते हैं जिसके कारण वो उसके हार्डनेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन टूल स्टील के साथ हम लोग और क्या मिला सके जिसके कारण उसके हार्डनेस बढ़ जाए? टंगस्टेन, क्रोमियम, वेनेडियम, सिलिकॉन या मैंगनीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्रोमियम और वेनेडियम अगर हम लोग मिलाते हैं तो उसका हार्डनेस बढ़ता है। ठीक है, द हार्डनेस ऑफ कार्बन टूल स्टील इज इंक्रीज्ड व्हेन एलॉयड विद क्रोमियम एंड वेनेडियम। दोनों एक साथ जब हम लोग मिलाते हैं उसके हार्डनेस बढ़ता है। टंगस्टेन इंक्रीजेज टेम्परिंग एंड उयर रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परिंग और उयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाता है। और वेनेडियम इंक्रीजेज उयर रेजिस्टेंस ऑफ फिनिशिंग टूल, किसी फिनिशिंग टूल का उयर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए भी वेनेडियम का यूज किया जाता है। और दोनों जब यूज किया जाता है, क्रोमियम वेनेडियम एक साथ यूज किया जाता है, तो कार्बन टूल स्टील का हार्डनेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड 1 स्लिप गेज इज यूज्ड। देखिए ग्रेड 1, टोटल स्लिप गेज का 4 ग्रेड होता है, 00, 0, 1 एंड 2। ये आपका होता है रेफरेंस के लिए। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं हमेशा यही पढ़ाकर आप लोग को आ रहा हूं। यह होता है कैलिब्रेशन के लिए, ये आपका है इंस्पेक्शन के लिए, और यह आपका वर्कशॉप पर्पस के लिए। ओके, इसका लिस्ट काउंट आप लिख लीजिए। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.00005 मिलीमीटर। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.00010 मिलीमीटर। इसका होता है 0.00015 मिलीमीटर। इसका होता है 0.00020 मिलीमीटर। ओके, तो इसमें देखिए ग्रेड 1 बोला मतलब इंस्पेक्शन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्पेक्शन के लिए। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। स्लिप गेज को हम लोग जॉनसन गेज कहते हैं या गेज ब्लॉक भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, ब्राउन एंड शार्प टेपर इज जनरली यूज्ड इन। ब्राउन और शार्प टेपर जनरली कहां पर यूज होता है? देखिए अगर मोस्ट टेपर बोलता तो लेद मशीन, इसके बाद ड्रिलिंग मशीन होता है। ब्राउन एंड शार्प टेपर बोला है तो राइट आंसर हो जाएगा मिलिंग मशीन। ओके, ब्राउन एंड शार्प टेपर इज जनरली यूज्ड इन मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में जनरली ब्राउन एंड शार्प टेपर यूज किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्राउन एंड शार्प टेपर। 2 टाइप ऑफ ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है। एक होता है क्विक रिलीजिंग ब्राउन एंड शार्प टेपर और दूसरा होता है सेल्फ होल्डिंग ब्राउन एंड शार्प टेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए द क्विक रिलीजिंग टेपर इज, मतलब क्विक रिलीजिंग जो आपका ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है उसका टेपर कितना होता है? 3.5 इंच पर फीट। 3.5 इंच पर फीट होता है, इसको आप याद रखिए। और देखिए बोला है देयर आर 18 टाइप्स ऑफ ब्राउन एंड शार्प सेल्फ होल्डिंग टेपर। ये क्विक रिलीजिंग टेपर आपको बोल दिया कि पर फीट में आपका 3.5 इंच टेपर होता है। और इसमें आप सेल्फ होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए 18 टाइप्स ऑफ ब्राउन एंड शार्प सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है। उसे हम लोग BS1 से BS18 से इंडिकेट करता है। देखिए सिर्फ BS10 को छोड़ के बाकी सब टेपर के, मतलब BS1 से BS18 होता है ना, तो उसमें सिर्फ BS10 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब टेपर का
कितना टेपर होता है, 1/2 इंच पर फीट होता है। और BS10 का कितना टेपर होता है, 0.5171 इंच पर फीट टेपर होता है। ओके, देखिए अब बहुत अच्छा से याद रखिए, BS10 का टेपर कितना होता है, 0.5171 इंच पर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पिच थ्रेड आर कट ऑन स्पिंडल ऑफ BT सिस्टम माइक्रोमीटर। देखिए BT सिस्टम माइक्रोमीटर का स्पिंडल में पिच थ्रेड कितना होता है। देखिए नॉर्मली अगर मीट्रिक का बात करते हैं उसमें आपका रहता है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 रहता है, ये आपका 5 मिलीमीटर होता है। उसके बीच में भी 1-1 मिलीमीटर के बीच में भी एक सब डिवीजन होता है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो हो जाता है माइक्रोमीटर का पिच। ठीक है, ये आपका मेट्रिक माइक्रोमीटर के लिए हो जाता है। तो जब इंच माइक्रोमीटर होता है उसका रेंज क्या होता है, जैसे 0 से 1 इंच होता है, 1 से 2 इंच होता है। तो देखिए 1 इंच करके आपका माइक्रोमीटर होता है। तो जब 1 इंच आपका बैरल में रहेगा, सोचिए ये आपका 0, इधर आपका 1 इंच, ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग 10 भागों में डिवाइड करते हैं। 10 भागों में अगर डिवाइड करते हैं 1 इंच को, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 0.1 इंच वैल्यू हो जाएगा। मतलब एक भाग का वैल्यू हो जाएगा 0.1 इंच। ये आपका 0.2, 0.3, 0.4। ओके, अब इस 0.1 इंच को और 4 भागों में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, 1/40 इंच आपका आ जाएगा। मतलब इसको अगर हम लोग 4 भागों में भाग करते हैं तो इस पोर्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/40 इंच आ जाएगा। तो ये हो जाएगा विटिस माइक्रोमीटर का पिच हो जाएगा। ओके, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है। आप जानते हैं माइक्रोमीटर, मेट्रिक माइक्रोमीटर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है उसका वैल्यू होता है 0.5, वो हो जाता है मेट्रिक माइक्रोमीटर का पिच। और BT माइक्रोमीटर का स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू होता है 1/40 इंच, वो हो जाता है BT माइक्रोमीटर का पिच। ओके, कैसे हो गया आपको पता चल रहा है ना। देखिए जैसे मेट्रिक माइक्रोमीटर का रेंज होता है 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, लेकिन इंच में होता है जैसे 0 से 1 इंच, मतलब 1-1 इंच से होता है, 1 से 2 इंच, 3 to 4 इंच। ओके, तो वैसे ही हम लोग 0 से 1 इंच अगर माइक्रोमीटर लेते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले 10 भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक भाग का वैल्यू हो जाता है 0.1 इंच, इधर 0.1 इंच और ऐड हो जाएगा तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे करके आपका 0.9 आएगा, फिर 1 इंच हो जाएगा आपका। तो 0.1 इंच को भी और 4 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे पहले मेट्रिक में 1 मिलीमीटर को एक सब डिवीजन किया था, लेकिन हम लोग 0.1 इंच को और 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाता है 1/40 इंच। तो ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू हो जाता है 1/40 इंच, ये हो जाता है इस माइक्रोमीटर का पिच। ओके, विटिस माइक्रोमीटर, विटिस माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 इंच होता है। और विटिस वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.0001 इंच। विटिस वर्नियर माइक्रोमीटर और विटिस माइक्रोमीटर। कार्नोटाइट इज एन ओड और मिनरल ऑफ, देखिए कार्नोटाइट किसका अयस्क या मिनरल है, राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीट विल गिव। देखिए जब आप सोचिए टर्निंग करना है और हम लोग जानते हैं फीड अगर हम लोग कम देते हैं तो उसका फिनिशिंग अच्छा आएगा, लेकिन एकदम अगर लोएस्ट पॉसिबल मतलब जो सबसे कम फीड दे सके उतना फीड देकर अगर हम लोग टर्निंग करेंगे ना, उसमें आपका फिनिश खराब ही आएगा। क्योंकि जैसे रिमिंग के लिए भी थोड़ा सा मटेरियल आपको रहना चाहिए, तभी रिमिंग अच्छा से होता है। अगर उतना प्रॉपर मटेरियल रिमिंग के लिए नहीं रह जाता है तो रिमर चलाने के बाद उसमें पैचेस मार्क्स आ जाता है, स्क्रैच मार्क्स आ जाता है। इसमें भी कि सबसे कम जितना फीड हम लोग दे सके उतना फीड देकर अगर हम लोग टर्निंग करते तो सिर्फ ऊपर हल्का कटेगा, उसमें रफ सरफेस बना देगा। फीड देना है कम ठीक है, लेकिन उतना भी कम फीड मत दीजिए कि सिर्फ ऊपर से टच होकर जाए और उसमें स्क्रैच बनाते चले, उसमें सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा। यही क्वेश्चन में काफी सारा स्टूडेंट्स का डाउट है। आप लोग बोलते रहते हैं कि उसका गुड सरफेस फिनिश होगा अगर हम लोग लोएस्ट पॉसिबल फीड रेट देते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एकदम लोएस्ट पॉसिबल फीड रेट देते हैं तो उसका पोर सरफेस फिनिश होगा।
ये इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ व्हिच नॉन फेरस मेटल कैन बी इंक्रीज्ड बाय हैमरिंग और रोलिंग। मतलब वो कौन सा नॉन फेरस मेटल है जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग हैमरिंग या रोलिंग करके बढ़ा सकते हैं। 4 ऑप्शन है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एलो स्टील, कॉपर। राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसका और होता है मेलाचाइट या पायराइटिस। मेलाचाइट या पायराइटिस। देखिए इसमें क्या बोला, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नॉन फेरस मेटल लाइक कॉपर कैन बी इंक्रीज्ड बाय हैमरिंग और रोलिंग। कॉपर इज वेरी मेलेबल, कॉपर बहुत मेलेबल होता है, हम लोग सीट बना सकते हैं। डक्टाइल होता है तो तार बना सकते हैं। एंड कैन बी मेड इनटू सीट और वायर। मैं आपको बोल दिया कि मेलेबल होने का कारण हम लोग सीट मेटल बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं, और डक्टाइल है इसीलिए हम लोग इसका तार भी बना सकते हैं। ओके, देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पूछा है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेंथ, तो ये आपका हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी का साथ साथ आज का क्लास का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैं अपने से कोशिश करूंगा फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास प्रोवाइड करने का। और जो भी स्टूडेंट देखिए आप लोग क्लास देख लिए, बहुत अच्छा है, ये आप लोग का स्पेशल क्लास है। आप लोगों का टाइम है 15 दिन का, अभी भी टाइम है। आप जाके इसरो का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपका टेस्ट मिलेगा और पेड टेस्ट सीरीज भी उसमें है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एनपीसीएल स्टूडेंट के लिए मैं सजेस्ट करता हूं आप लोग जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, 50 सेट उसमें आपको मिलेगा, अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब में 57 वीडियो देखिए, जरूर देखिए, उसके साथ साथ और प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके जाइए, तो वो आप लोगों का फायदा होगा। देखिए खर्चा आप लोग अगर सही से करते हैं, एक बार अच्छा से पढ़ाई करके जाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो एक खर्चा आप लोगों को कुछ लगता ही नहीं। जैसे जब मेरा साली आईटीआई पास की थी तो जो भी चीज का जरूरत होता था मैं हर चीज का सबसे पहले इंतजाम करके देता था। जो भी किताब जरूरत होता, जो भी चीज जहां कभी कोर्स की जरूरत होता, मैं उसको सबसे पहले ला के देता। क्योंकि जब हम लोग एक बार इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या होता है, उसको सीखने को मिलता है। वो अगर सीख जाता है तो दोबारा उसमें और कभी पैसा देना नहीं पड़ेगा। अब देखो एक ही साल के अंदर उसको नौकरी मिली है, इसमें हमारा जो भी 2000 3000 4000 जो भी पैसा गए कोई कुछ भी मैटर नहीं करता है, लेकिन देखो उससे उसको नौकरी मिल गई है। तो अगर आप लोग शिद्दत से पढ़ते हैं, अपने डेडिकेशन से अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आपका नौकरी जरूर होगा। और आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज का वैलिडिटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 1 ईयर है और इसरो के लिए शायद आपका 6 मंथ है। तो आप वैलिडिटी जाके चेक कर लीजिए, आप जरूर उससे प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत सारा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें मिलेगा। ठीक है, और एमसीक्यू सीरीज भी आप लोगों के लिए चलेगा, 5 क्लास तो एटलीस्ट मैं प्रोवाइड आप लोगों के लिए करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।